Hello students, I am Pooja and welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. Today we are discussing the second video of video lecture series of subject BA Honours Political Science, subject second semester, Introduction to International Relations Theories and Concepts Debates. So, since you already know, Unit 1 chapter has already been concluded in the first video, and today we are going to discuss Unit 2. As you all know that Unit 2 consists of 6 chapters. So we are going to divide this video into 2 parts. इस वीडियो को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे. In the first video we are going to discuss the first 3 chapters. In the second video we are going to discuss lesson 4, 5, 6. Okay, so if you are a student from DU Seoul, regular, NCWEB or any other university, this has this subject as a syllabus, then this video is uttermost important to you. इस वीडियो के अंदर आपको आसान भाषा के अंदर हर एक जो है कंटेंट को समझाया जाएगा. कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा. जो क्वेश्चंस आपके, जो टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं और जो आ सकते हैं, सिर्फ वही पढ़ाई जाएंगे. कोई भी इधर उधर की इंफॉर्मेशन आपको फालतू नहीं पढ़ाया जाएगा. ओके, दिस वीडियो इज़ ओनली एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स. So without wasting any time, let us start. In Unit 2, Lesson 1, the study of international relations, origins and historical development. Here we are going to see how the definition of international relation has evolved over the time, and the studies done by the scholars and the historical development of international relations is what we are going to study in Unit 2. International relations is a significant branch of political science. We have already done that. Its study is undertaken to understand the political, ये भी हो चुका है, फर्स्ट वीडियो में हम कर चुके हैं. The primary objective of international relations is to understand दो नेशंस के बीच की अंडरस्टैंडिंग्स, रिलेशनशिप्स क्या होती है, लड़ाइयाँ क्यों हो रही है, लड़ाई को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ये सब चीज़ें आप इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर समझते हैं. इनिशियली इंटरनेशनल रिलेशन सिर्फ एक सब्जेक्ट जो है वो एज अ सब्जेक्ट सिर्फ 2 स्टेट्स के रिलेशनशिप कैसे हैं उसी चीज़ पे था. मॉडर्न टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका है. आज के टाइम पे ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, कॉरपोरेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस सभी चीज़ों को इंक्लूड करता है. इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या चल रही है, नेचुरल कंडीशंस क्या चल रही हैं कंट्रीज़ की. इन द कॉन्टेम्प्रेरी एरा द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस हैज़ ग्रोन because the world is moving towards globalization. Economical, political, cultural ties between nations are continuously strengthening, which is why international relations is a uttermost important subject. अब मीनिंग समझते हैं. इंटरनेशनल रिलेशंस रेफर्स टू द स्टडी ऑफ रिलेशंस एग्जिस्टिंग अमंग वेरियस नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. अलग अलग नेशन की, अलग अलग कंट्री के एक दूसरे के साथ कैसे स्वभाव है, वो स्वभाव कैसे होंगे, कोऑपरेशन कैसी चल रही है, किस कंट्री का किस कंट्री के साथ वॉर चल रहा है, डिप्लोमेसी, वॉर एंड पीस ऑकरिंग बिटवीन नेशंस. डेफिनेशंस बाय प्रोमिनेंट स्कॉलर्स. अब प्रोमिनेंट स्कॉलर्स ने कुछ डेफिनेशंस दी हैं. फर्स्ट इज फ्रॉम हांस मोर्थ्यू. He stated that international politics is in essence a struggle for power. इनका माना गया है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है, इसे सब्जेक्ट इसीलिए बनाया गया है क्योंकि ये पावर स्ट्रगल के लिए है, कि जो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे को जो है रूल करना चाहती है एक दूसरे पर, इसीलिए ये पावर स्ट्रगल के चक्कर में इसे बताया गया है. चार्ल्स चिंचलर, उनका कहना है कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो 2 आपसी स्टेट्स के बीच में कनेक्शन कैसा है, उनका रिलेशन कैसा है, उसी चीज़ को डिफाइन करता है. हार्टमैन का कहना है, उनका कहना है कि द प्रोसेस थ्रू विच स्टेट्स सेफ गार्ड देयर नेशनल इंटरेस्ट. एक ऐसा प्रोसेस जिससे जो स्टेट्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं, वो अपना नेशनल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर सके, उनके देश में कोई भी दिक्कत ना आए, इसीलिए वो इंटरनेशनल रिलेशन को एज एन थ्योरी एक्सेप्ट करते हैं. इंटरनेशनल रिलेशन सिग्निफाइज द स्टडी ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल रिलेशनशिप दैट्स एग्जिस्ट अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. Many people perceive international relation and international politics as one. बहुत सारे लोगों को IR और IP सेम लगता है. However,
दोनों अलग अलग हैं। कैसे? इंटरनेशनल रिलेशन जो है ये एक बहुत ही ब्रॉड मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है। इसके अंदर आप कोई भी जो पॉइंट है वो पिन पॉइंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर कोई भी थर्ड चीज़ भी आकर जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी वो भी आकर इवेलुएट हो सकती है। जैसे इकोनॉमिकल कंडीशंस, पहले सिर्फ रिलेशंस को देखा जाता था, लेकिन आज के टाइम पे इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या चल रही है, ठीक है, वो सब भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है, ठीक है। इकोनॉमिक टाइज, कल्चरल एक्सचेंज, सोशल इंटरेक्शन कैसी है, पॉलिटिकल रिलेशन कैसे हैं। अब पॉलिटिकल रिलेशन के अंदर सिर्फ रिलेशन ही नहीं, ठीक है, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशंस कैसे हैं, ठीक है, एंड उनका पीस ट्रीटी कैसा चल रहा है, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज़ कैसी हैं। तो पॉलिटिकल रिलेशंस कोई एक चीज़ नहीं है, पॉलिटिकल रिलेशन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, इसीलिए इसे मल्टी डायमेंशनल टॉपिक भी कहा गया है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कंस्टिट्यूट्स अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक सेगमेंट है इंटरनेशनल रिलेशन का, ठीक है, हिस्सा है इंटरनेशनल रिलेशन का। इट फोकसेस प्राइमरीली ऑन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड द स्ट्रगल फॉर अथॉरिटी, ठीक है। की डिस्टिंक्शन क्या है? इंटरनेशनल रिलेशन एक ब्रॉड सब्जेक्ट है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशन का एक हिस्सा है, ठीक है। मतलब ये मदर सब्जेक्ट, ये इसका बेबी, ऐसे आप कह सकते हो आसान भाषा में। Subject matter and scope of international relations. The study of international relation encompasses a wide range of topics. The state is a primary actor in international politics. International politics के अंदर state जो एक primary actor है, एक subject है primary. State establishes relationship with other nations through formulation and implementation of their foreign policies. Foreign policies आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा बार जो है ये बार बार यूज़ किया हुआ वर्ड है, और फॉरेन पॉलिसीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर अपने नेशन को सेफगार्ड करने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हर किसी कंट्री को साइन करना पड़ता है एक दूसरे के साथ, ताकि आगे फ्यूचर में वो उसका फ़ायदा ना उठा सके, ठीक है। तो ये कुछ लॉज होते हैं जो किसी भी मान लो कि जो एक फॉर एग्जांपल इंडिया और बांग्लादेश कल को अपना जो है एक अच्छा संबंध करते हैं, ठीक है, मान लो कि वो किसी टाइप का ट्रेड कर रहे हैं, कुछ आपस में उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का चल रहा है, तो वो रिलेशन बनाने से पहले वो फॉरेन पॉलिसीज़ को गो थ्रू करेंगे, वो उस चीज़ पे एग्री करते हैं या नहीं करते, फिर वहाँ पे वो एग्रीमेंट साइन करेंगे, तब कहीं जाकर वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि बिना फॉरेन पॉलिसीज़ के कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन को आप जो है पब्लिकली अनाउंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, दीज ऑर्गेनाइजेशंस सर्व टू फोस्टर द कोऑपरेशन अमंग नेशंस, एग्जांपल्स द यूनाइटेड नेशंस, द वर्ल्ड बैंक एंड द IMF। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ही वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो किसी एक नेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक कोई किसी एक नेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंट कंपनीज है, ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ के अंदर पीस लाने का काम करती हैं और उनकी इकोनॉमिकल कंडीशंस को सुधारने में मदद करती है, ठीक है। डिप्लोमेसी इज द मैकेनिज्म थ्रू विच नेशंस मेंटेन म्यूचुअल रिलेशंस। डिप्लोमेसी से म्यूचुअल रिलेशंस बनाए रखे जाते हैं, ठीक है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मिटिगेटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जो है कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने का, ठीक है। वॉर एंड पीस, द स्टडी ऑफ वॉर एंड पीस इज़ अ फंडामेंटल आस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन को शुरू ही जो है उस टाइम पे किया 1990 में, 1919 के अंदर इसे इंट्रोड्यूस ही इसीलिए किया गया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, कि वॉर क्यों हुआ था और कैसे वॉर को प्रिवेंट किया जा सकता है। इंटरनेशनल रिलेशन इसीलिए शुरू हुआ था। इट सीक्स टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ वॉर एंड एक्सप्लोर स्ट्रेटजीज फॉर इट्स प्रिवेंशन। क्यों वॉर होता है और कैसे उसे रोका जा सकता है। ग्लोबल इश्यूज, कॉन्टेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशन इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ वेरियस मॉडर्न चैलेंजेस। अब इसके अंदर बहुत सारे मॉडर्न चैलेंजेस है, जैसे टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, पेंडेमिक्स एंड रिफ्यूजी क्राइसिस। अब ये एक ग्लोबल इशू है।
अब दो कंट्री जो एक दूसरे के साथ एग्री नहीं करती, इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे को पसंद भी नहीं करती, लेकिन ग्लोबल क्राइसिस के दौरान अगर इन्हें एक दूसरे की मदद जो है इनको करनी पड़ गई तो ये इन्हें करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक ग्लोबल क्राइसिस है। स्कोप एंड प्रोस्पेक्ट्स, द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इज कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो रही है। Its significance is poised to grow even further in the future, driven by the increasing interdependence among nations and proliferation of global challenges. The necessity of studying international relations to understand global politics. देखो भाई, इंटरनेशनल रिलेशन भाई पढ़ना क्यों है? सबसे पहले आपको ग्लोबल पॉलिटिक्स समझने के लिए, इससे क्या होगा, आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा कि जो वर्ल्ड डायनामिक है वो काम कैसे करता है, ठीक है। ये जो एक वर्ल्ड पॉलिटिक है, वर्ल्ड पॉलिटिशियंस हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, पॉलिटिक्स का एक फ्रेमवर्क क्या है, दुनिया उसमें क्या रोल प्ले करती है, ये आप यहाँ पर समझेंगे ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द कोज ऑफ वॉर, द स्टडी ऑफ IR इनेबल्स अस टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द रूट कोज ऑफ वॉर। यहाँ पर IR को पढ़ने और समझने से आपको कारण पता लगता है कि क्यों वॉर हो रहा है कहीं पे, देयर बाय एक्सचेंजिंग द प्रोस्पेक्ट्स बाय प्रिवेंटिंग द फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स। To foster international cooperation, IR facilitates the enhancement of cooperation among nations, thereby contributing to the promotion of global peace. ये फैसिलिटेट करता है कोऑपरेशन को ताकि नेशंस आपस में बनाए रखें। वहाँ से क्या होगा, वार नहीं होगा अगर रिलेशन अच्छे हैं तो, और अगर वॉर नहीं हो रहा तो ग्लोबल पीस बनी रहेगी, किसी का नुकसान नहीं होगा। टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस, वो चैलेंजेस तो दुनिया में हर किसी कंट्री के अंदर फेस किए जा रहे हैं। बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं, जैसे कि टेररिज्म हो गया, नेचर रिलेटेड इश्यूज़ हो गए, ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब इसके काफ़ी ज़्यादा लेवल्स होते हैं एनालिसिस के। यस, द फर्स्ट इज़ योर इंडिविजुअल लेवल। ये फोकस करता है कि एक लीडर का और इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है। यहाँ पर जो डिसीजंस है वो लीडर बनाता है, ठीक है, और एक इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंट करता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे, ठीक है। अगर कल को मोदी जी कोई डिसीजन लेते हैं तो वो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की इमेज को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल लेवल पर ये एक बहुत ज़रूरी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। एग्जाम्पल, अ लीडर्स पर्सनैलिटी एंड आइडियोलॉजी, एक लीडर की आइडियोलॉजी और पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे ट्रम्प है, ठीक है, ट्रम्प को काफ़ी जगह पर सीरियस नहीं लिया जाता है। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर है उनका, ठीक है। हर जगह पे वो नहीं इतने सीरियस होते और बहुत सारी जगह ऐसा साबित हुआ है दैट उनके जो डिसीजंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्मिंग हुए हैं फॉर सम पीपल। तो इसीलिए एक इंडिविजुअल का अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का बिहेवियर क्या है, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, स्पेशली इन द पॉलिटिकल वर्ल्ड। सेकेंड पे द स्टेट लेवल। अब यहाँ पर एक स्टेट के अंदर कैसा काम चल रहा है, भाई उनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, उनकी सिचुएशन कैसी है, लोग अनएम्प्लॉयड हैं, बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, या फिर सोशल स्ट्रक्चर कैसा है वहाँ का, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है स्टेट लेवल पे। सिस्टम लेवल, द लेवल स्टडीज द एंटायर इंटरनेशनल सिस्टम। सिस्टम लेवल के अंदर पूरे इंटरनेशनल सिस्टम को स्टडी किया जाता है, जिसके अंदर बैलेंस ऑफ पावर और ग्लोबल स्ट्रक्चर को मेन इंपॉर्टेंस रखा जाता है और उसे समझने में हमें आसानी होती है। हिस्ट्री ऑफ द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम। अब ये जो हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशन की जो हिस्ट्री क्या रही है और इसका ओवर द टाइम इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ये हम पढ़ेंगे। पहले के टाइम पे द वर्ल्ड वाज डोमिनेटेड बाय एम्पायर्स, एम्परर्स, किंग्स, क्वींस, ठीक है, ये सब जो है रूल करते थे दुनिया को, ठीक है। ग्रेजुअली द नेशन स्टेट सिस्टम इवॉल्व, धीरे धीरे नेशन स्टेट सिस्टम आने लग गया। ड्यूरिंग द मिडीवियल पीरियड यूरोप कंसिस्टेड ऑफ न्यूमेरस स्मॉल स्टेट्स। मिडीवियल पीरियड के दौरान
यूरोप जो है वो काफ़ी स्मॉल स्टेट्स के अंदर, बहुत सारे स्मॉल स्टेट्स के अंदर डिवाइड हो गया। अच्छा देखो, ये मेडिवियल पीरियड के दौरान ऐसा हुआ क्यों, ठीक है, ये यूरोप के अंदर ऐसा हुआ क्यों? देखो, एक किंग है, ठीक है, बहुत बड़ा एम्पायर है, अगर वो पूरे यूरोप के अंदर रूल कर रहे हैं तो एक इंसान के लिए इतनी ज़्यादा पावर होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि यूरोप, मान लो कि फॉर एग्जांपल इंडिया है, ठीक है, इंडिया के दिल्ली के अंदर पूरे इंडिया का किंग रहता है, तो दिल्ली में रहने वाले राजा को क्या पता महाराष्ट्र में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या वो सॉल्व कर पाएंगे? अब पूरी पावर तो किंग के पास है, अब कुछ कर सकते हैं तो वही कर सकते हैं, और जब तक उन्हें दिक्कत का नहीं पता वो तो अनअवेयर रहेंगे ना। तो इसीलिए न्यूमेरस स्मॉल स्टेट्स के अंदर कंट्रीज़ को डिवाइड किया गया, ताकि हर स्टेट की प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज किया जा सके, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। In the 17th century, the pivotal event occurred in Europe that laid the foundation of modern state system. 17th century के अंदर एक pivotal event हुआ जहाँ पर यूरोप ने फाउंडेशन किया मॉडर्न स्टेट सिस्टम का। द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया एंड द इमरजेंस ऑफ मॉडर्न स्टेट सिस्टम, ये दोनों मैं यूनिट 1 के अंदर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो अगर आपको नहीं पता है आपको यूनिट 1 की वीडियो देखनी पड़ेगी। द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया वॉज कंक्लूडेड इन 1648। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंट्रोड्यूस हुई थी। दिस ट्रीटी वॉज एस्टेब्लिश्ड टू ब्रिंग द एंड टू द 30 ईयर्स वॉर इन यूरोप। 30 साल का जो वॉर चल रहा था वो ख़त्म हुआ था, और उसके बाद जो एक नया पॉलिटिकल सिस्टम इवॉल्व हुआ था उसे हम ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया कहते हैं। द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के कुछ की प्रिंसिपल्स थे। द फर्स्ट इज द सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट वाज रिकॉग्नाइज्ड। हर एक स्टेट को रिकॉग्नाइज किया गया था, हर एक स्टेट की एक सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज किया था। सॉवरेनिटी का मतलब होता है द पावर टू गवर्न इटसेल्फ, कि भाई हर एक स्टेट के पास पावर है खुद को चलाने की। एवरी स्टेट वॉज ग्रांटेड इंडिपेंडेंस इन इट्स इंटरनल अफेयर्स। हर एक स्टेट को ग्रांट किया गया कि भाई आपके स्टेट के अंदर जो भी चल रहा है ना वो आप खुद संभालो, हम उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। नो स्टेट हैड द राइट टू इंटरफेयर इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ द अनदर स्टेट। किसी भी स्टेट के पास हक नहीं है किसी दूसरे स्टेट के इंटरनल मैटर्स के अंदर इन्वॉल्व होने का। द मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम वॉज अशर्ड इन। मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम को भी अशर किया गया कि ठीक है अलग अलग स्टेट है, और फिर उन स्टेट के लीडर्स को भी जो है रूल करने वाला एक लीडर होगा जिसको वो सब जवाब देंगे। द पोस्ट वेस्टफेलिया सिस्टम स्टेट सिस्टम। अब वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम के बाद एक और नया मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम आया जिसके कुछ की फीचर्स थे। द नेशन स्टेट सिस्टम वॉज स्ट्रेंथन्ड। नेशन स्टेट सिस्टम एक जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट लेके आया, इसीलिए उसे स्ट्रेंथन किया गया। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इवॉल्व हुई, द पॉलिसी ऑफ बैलेंस ऑफ पावर अडॉप्ट किया गया, और इंटरनेशनल लॉ डेवलप किए गए। अब कुछ ऐसे लॉ जो इस दुनिया की हर कंट्री पर लागू होंगे, ऐसे कुछ लॉ बनाए गए थे, ठीक है। प्रॉब्लम्स एंड क्राइसिस फेसिंग द वेस्टफेलियन सिस्टम। वेस्टफेलियन सिस्टम की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई। सबसे पहला है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से नेशनल जो बॉर्डर्स हैं वो कम सिग्निफिकेंट होने लग गए, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट्स को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था दैट जिस भी स्टेट के पास सबसे ज़्यादा पावर है उसी को ही इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी। तो जो भी कंपनी, जैसे अमेरिका है, अमेरिका के पास बहुत सारी कंपनीज हैं जो हमारी जीडीपी को कंट्रोल करती है, तो इंटरनेशनली अमेरिका, यूरोप, इन सब कंट्रीज़ के डिसीजंस को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस जो है वो इफ़ेक्ट करती है इकोनॉमीज़ को। टेररिज्म, इंटरनेशनल टेररिज्म challenges national borders. Environmental crisis, issues such as climate change are not confined to a single country, ठीक है। Conclusion, international relations serve as a crucial medium for understanding the modern world. ये मॉडर्न वर्ल्ड को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। It helps us comprehend the relation, conflicts and cooperations among nations. कॉन्फ्लिक्ट क्या है, रिलेशंस क्या है, कोऑपरेशंस क्या रहेंगी, ये हमें समझने में मदद करता है। वेस्टफेलियन सिस्टम लेड द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न नेशन स्टेट ऑर्डर।
However, today's era of globalization, this system is facing new challenges. कुछ नए challenges भी आ रहे हैं. In the future, the study of international relation will become even more vital for the global peace and cooperation. धीरे धीरे IR जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ग्लोबल पीस और कॉपरेशन के अंदर. और यहीं पर हमारा लेसन 1 यूनिट 2 का लेसन 1 ख़त्म होता है. आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. लेट अस स्टार्ट विद लेसन 2. लेसन 2 इज अबाउट रियल पॉलिटिक रियलिज्म नॉन रियलिज्म. Realism is a significant theory of international politics. This theory posits that the primary objective of international politics is the acquisition of power and the protection of national interest. अब देखो इस थ्योरी का रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस क्या थ्योरी जो है उसका कहना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है. वो ऑब्जेक्टिव है कि अपनी पावर को मेंटेन करो. पहले तो आपकी जो पावर है वो पावर रखो और अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी नेशन को प्रोटेक्ट करो. ठीक है, ये इनका कहना है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसका 2 काम है. एक्विजिशन ऑफ पावर, फर्स्ट इज योर एक्विजिशन ऑफ पावर एंड सेकेंड इज योर प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. अकॉर्डिंग टू द रियलिस्ट आइडियोलॉजी, अब रियलिस्ट आइडियोलॉजी कहती है कि द इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ वर्ल्ड इज एनार्किक. एनार्किक का मतलब होता है सेल्फ सफिशिएंट. इनका कहना है कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा गवर्नमेंट, ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो सभी नेशंस के बीच में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए बैठा हो. ठीक है, ऐसा कोई कोर्ट नहीं है. तो सभी नेशंस को सेल्फ हेल्प बनना पड़ेगा. खुद के नेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें खुद ही मेजर्स लेने पड़ेंगे. ठीक है, इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट के अंदर मेंशन किया गया है दैट प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. खुद के नेशनल इंटरेस्ट को एक कंट्री को खुद ही बचाना पड़ेगा, कोई लॉ बचाने नहीं आएगा. ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट एट ग्लोबल लेवल देयर एग्जिस्ट नो सुप्रीम अथॉरिटी कैपेबल ऑफ गवर्निंग ऑल स्टेट्स. कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है जो सभी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करेगी. कि भाई अगर अमेरिका और चाइना के अंदर डिस्प्यूट जा रहा है तो उनका कोई कोर्ट नहीं है जहाँ पे अमेरिका अपने लॉयर और चाइना अपने लॉयर को बैठा सके. नहीं, उनकी दिक्कत है, उनको खुद सॉल्व करनी पड़ेगी. यहाँ पर कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं होने वाली है. कंसिक्वेंटली एवरी स्टेट इज़ कंपेल्ड टू सेफगार्ड इट्स सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट इंडिपेंडेंटली. हर एक कंट्री को अपने सेफगार्ड के लिए और अपने इंटरेस्ट को खुद ही उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, कोई और प्रोटेक्ट करने नहीं आएगा. अकॉर्डिंग टू रियलिज्म, स्टेट्स आर प्रिंसिपल एक्टर्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. स्टेट्स प्रिंसिपल एक्टर्स हैं. द बिहेवियर ऑफ स्टेट्स इज ड्रिवन प्राइमरीली बाय द नेशनल इंटरेस्ट एंड पावर. स्टेट्स का जो बिहेवियर है वो नेशनल इंटरेस्ट और पावर के अकॉर्डिंग जो है वो उस तरीके से बिहेव करते हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम यहाँ पे इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं. इंडिया जो है वर्ल्ड के अंदर एक काफ़ी सेफ प्लेस पर रहता है. ठीक है, ना तो ज़्यादा पावरफुल है ना ज़्यादा अनपावरफुल है कि भाई बिल्कुल ही नीचे है, ऐसा नहीं है. इंडिया एक मीडियम स्टेज पर है राइट नाउ. ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया के पास कितनी पावर है इंटरनेशनल रिलेशन पर, उसी तरीके से इंडिया बिहेव करेगा. ठीक है, अगर इंडिया के पास एक सुप्रीम पावर है कि भाई सभी कंट्रीज़ के अंदर इंटरनेशनली इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती तो इंडिया दूसरी कंट्रीज़ के बीच में शायद अपना ओपिनियन रख सकता है. ठीक है, शायद वो किसी कंट्री की साइड लेना अफोर्ड कर सकता है. ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर. लेकिन अगर इंडिया उस लेवल पर नहीं है तो इंडिया सिर्फ अपनी कंट्री को सेफगार्ड करने की कोशिश करेगा. अगर इंडिया के पास इतनी पावर नहीं है तो इंडिया का काम रहेगा अपनी पावर को सेफगार्ड करके रखना और अपनी नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना. ठीक है, हाउएवर अमेरिका के पास ज़्यादा पावर है. ठीक है, अमेरिका ने चूज़ कर लिया कि वो इराक के साथ मिलके ईरान पे वॉर करेंगे, तो वो कर रहे हैं बिकॉज दे कैन अफोर्ड इट. ठीक है, क्योंकि अमेरिका के पास वो पावर है. तो इसी ही कहते हैं बिहेवियर ऑफ स्टेट्स. Realist theory views international politics as a realm characterized by conflict, competition and balance of
power. The realist perspective of international politics. According to realist viewpoint, power constitutes the most critical element in international politics. पावर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर. एवरी स्टेट इंडिवर्स टू एक्वायर पावर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट. अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हर एक स्टेट अपनी पावर को बढ़ाना चाहता है. दिस perspective maintains that absolute peace is unattainable. और क्योंकि ये पॉइंट ट्रू है, इसी की वजह से ये पॉइंट आता है कि जो एब्सोल्यूट पीस है उसे अटेन नहीं किया जा सकता इन द वर्ल्ड. कॉन्फ्लिक्ट अमंग स्टेट्स विल रिमेन अ परपेचुअल रियलिटी. स्टेट्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता रहेगा. ऐसा क्यों है? चाइना एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री है. अगर चाइना को किसी और कंट्री की नीड नहीं है, ठीक है, और इसी चीज़ से चाइना एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री बन जाती है. अमेरिका ने डिसाइड किया, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और अमेरिका सबसे बड़ा इंपोर्टर है चाइना का. उन्होंने कहा कि हम इनसे इनकी पावर लेना चाहते हैं, इतनी पावर इनको देना ठीक नहीं है. उन्होंने टैरिफ बढ़ाया, चाइना से उनकी पावर लेने की कोशिश की, लेकिन चाइना अपनी पावर को नहीं देना चाहता, इसलिए उन्होंने रिटेलिएट किया. यही एग्जाम्पल दिखाता है कि एब्सोल्यूट पीस इज अनअटेनेबल. कोई भी अपनी पावर को देना नहीं चाहता और कोई अपनी पावर को छोड़ना नहीं चाहता. कोर प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म. स्टेट्स आर प्राइमरी एक्टर्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. ये हम पढ़ चुके हैं. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक अनार्की है, ये भी हम पढ़ चुके हैं. द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट इज अटेनमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड पावर. नेशनल इंटरेस्ट सर्व्स एज अ फंडामेंटल बेसिस ऑफ फॉरेन पॉलिसी. अर्ली हिस्टोरिकल रियलिस्ट. अब कुछ अर्ली हिस्टोरिकल रियलिस्ट हैं, ठीक है. द रूट्स ऑफ रियलिज्म रन्स डीप इन द हिस्ट्री के अंदर रियलिज्म के जो रूट्स हैं वो काफ़ी पुराने हैं. न्यूमेरस एंशियंट थिंकर्स आर्टिकुलेटेड अ रियलिस्ट पर्सपेक्टिव. उन्होंने एक रियलिस्ट पर्सपेक्टिव बनाया. प्रोमिनेंट अर्ली रियलिस्ट सबसे पहले थे हमारे. द फर्स्ट वन इज थुसिडाइड्स. An ancient Greek historian. He undertook a comprehensive study of the Peloponnesian War. तो इन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा डीप स्टडी की पेलोपोनेशियन वॉर पे. उन्होंने ऑब्जर्व किया पावरफुल स्टेट्स इनवेरिएबली इस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर वीक स्टेट्स. कि जो पावरफुल स्टेट्स हैं वो अपनी डोमिनेंस जो है वीकर स्टेट्स पे दिखाती है, ठीक है. हिज फेमस डिक्टिव वाज द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट मस्ट दे कैन. द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे कैन एंड द वीक सफ़र व्हाट दे मस्ट. जो ताकतवर लोग हैं जो करना चाहते हैं वो करेंगे और उनकी वजह से कमज़ोरों को वो सहना पड़ेगा, ठीक है. अब दूसरे थे हमारे निकोलो मिखियावल एक रिनोव्ड इटालियन पॉलिटिकल थिंकर थे. हिज मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क इज द बुक ऑफ द प्रिंस. उनका सबसे बड़ा जो एक काम था दैट इज द बुक ऑफ द प्रिंस. He stated that a state must make tough decisions to maintain its power. अपनी पावर को मेंटेन करके रखना है तो कुछ टफ डिसीजंस बना के रखने पड़ेंगे. According to him, in politics, power and authority are more significant than morality. Morals बाद में आएंगे, पहले पावर और अथॉरिटी को जो है अपना अटेन करो, पहले पावर और अथॉरिटी को सिक्योर करो, ऐसा उनका मानना था. थर्ड इज योर थॉमस होब्स. He characterized human nature as selfish and conflict ridden. उनका मानना था कि जो human nature है वो selfish है और conflict ridden है. According to him, life in the state of nature is full of fear, insecurity and conflict. डर से भरी हुई insecurity और conflict से भरी हुई जिंदगी है. This very situation is also evident in international politics. और यही बात international politics के लिए true साबित होती है. लेटर हिस्टोरिकल रियलिस्ट की भी कुछ थ्योरीज हैं. ओवर टाइम सेवरल अदर स्कॉलर ऑल्सो एडवांस द रियलिस्ट थ्योरी ऑफ थॉट. सबसे पहले थे प्रोमिनेंट लेटर रियलिस्ट. कौन से थे? दो थे, E.H. कार्र एंड हांस मोर्थेक्यू, ठीक है.
These scholars developed realism into the systematic theory within the study of modern international politics. Classical realism. क्लासिकल रियलिज्म 20th सेंचुरी के बाद जो है इंट्रोड्यूस हुआ. इट्स सेंट्रल प्रीमाइस इज दैट ह्यूमन नेचर इज इनहेरेंटली सेल्फिश. भाई ह्यूमन नेचर है, सेल्फिश होगा ही होगा, सबसे पहले अपने आप के बारे में सोचेगा ही सोचेगा. इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉम्पिटिशन अराइज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. और इसी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट और जो है कॉम्पिटिशन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आया. कुछ कोर प्रिंसिपल्स है. ह्यूमन नेचर इज ड्रिवन बाय द डिज़ायर फॉर पावर. ठीक है. स्टेट सीक टू एक्वायर पावर इन ऑर्डर टू सेफगार्ड देयर नेशनल इंटरेस्ट को अटेन करने के लिए उनके पास पावर होनी चाहिए. द रोल ऑफ मोरालिटी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज लिमिटेड. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मोरालिटी काफ़ी छोटा रोल प्ले करती है. द बैलेंस ऑफ पावर सर्व्स एज अ क्रूशियल मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग पीस. E.H. कार्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ये एक बहुत ही ज़्यादा पाइवोटल स्कॉलर थे विद इन द मॉडर्न रियलिस्ट ट्रेडिशंस. उनके कुछ रिनाउंड वर्क थे. द 20 years crisis 1919 से 1939 तक. ही offered a critique of idealism. He believed that idealist perspectives fail to accurately comprehend the realists of the international politics. उनका मानना था कि जो ideal perspectives हैं वो accurately comprehend नहीं कर पा रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की रियलिटी को. वो अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो हमारे सिस्टम को जो है वर्क कर रहा है. कार्स की आइडियाज़. पावर ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल पोजीशन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. जितनी ज़्यादा पावर उतनी बड़ी पोजीशन, ऐसा उनका मानना था. मोरालिटी एंड आइडियलिज्म प्ले एन लिमिटेड रोल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. मोरालिटी और आइडियलिज्म, आपके मोरल्स और आपके आइडियल्स बहुत छोटा रोल प्ले करते हैं. लिमिटेड टू नो रोल, कोई रोल ही नहीं है बेसिकली उनका इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर. टू कॉम्प्रीहेंड द इंटरनेशनल रिलेशंस द स्टडी ऑफ पावर एंड इंटरेस्ट इज इसेंशियल. पावर और इंटरेस्ट क्या है आपके, वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं. हांस जे मोर्गेनथो contribution is regarded, Hans J. Morgenthau is regarded as the foremost theorist of the modern realism. His famous book is Politics Among Nations. He propounded 6 principles of international politics. उनके कुछ 6 principles थे जिनमें से पहला है politics is governed by human nature. भाई politics human nature के according govern किया जाएगा. National interest must be understood in terms of power. National interest power की तरफ से आता है भाई. पावर जिस पर्सन के पास है वही नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन करेगा. दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से. मोरालिटी प्लेज लिमिटेड टू नो रोल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. एवरी स्टेट प्रायोरिटाइज इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट. कोई दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा. द बैलेंस ऑफ पावर इज क्रूशियल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. पॉलिटिकल रियलिज्म इज एन ऑटोनोमस स्फीयर ऑफ इंक्वायरी. criticism. The realist theory has also faced several criticism. उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा criticism को face किया है. पहला criticism, कुछ main criticism थे. This theory is considered to be overly pessimistic. भाई कुछ ज़्यादा ही negative है ये theory. ठीक है. इट डाउन प्लेज द पोटेंशियल ऑफ फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन. ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन को काफ़ी ज़्यादा डाउन प्ले कर रही है. क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं भाई सभी अपने अपने बारे में सोचेंगे, कोई किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा. तो यहाँ से इंटरनेशनल कोऑपरेशन को काफ़ी ज़्यादा डाउन प्ले किया गया है. इट डज नॉट अकॉर्ड सफिशिएंट इंपॉर्टेंस टू मोरालिटी एंड ह्यूमन राइट्स. अब उन्होंने कह दिया कि भाई तुम्हारी मोरालिटी और तुम्हारी आइडियाज़ की वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है. लेकिन यहाँ पे तो फिर ये गलत चीज़ हो गई, क्योंकि मोरालिटी और ह्यूमन राइट्स तो हर जगह पे इंक्लूड होना चाहिए. इंसानियत तो हर जगह देखी जानी चाहिए. इट ओवरलुक्स द रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स. MNCs जो रोल प्ले कर रही है, NGOs जो रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी इम्पोर्टेंस को नहीं बताया गया. इट हैज़ लिमिटेशंस इन एक्सप्लेनिंग मॉडर्न ग्लोबल प्रॉब्लम्स. मॉडर्न ग्लोबल प्रॉब्लम्स के बारे में तो डिस्कस ही नहीं किया, ऐसा इनका मानना है. J. Ann Tickner's critique of Morgenthau. J. Ann Tickner is a renowned feminist scholar. ये एक बहुत बड़ी feminist scholar थी. She offered a critique of, उन्होंने कुछ criticize किया है उनकी कुछ को. तो Tickner's की arguments. Morgenthau's theory is based on a male-centric perspective. इनका कहना है कि भी इनकी जो theory है ना वो male perspective को ध्यान में रखते हुए है. इन्होंने तो अपनी male वाली भाई आदमियों को जो दिक्कत हो रही है वो तो उन्होंने सब बता दी, लेकिन फीमेल का क्या.
इट प्लेसेस एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने पावर और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ही बात की है, कहीं पर भी ह्यूमन राइट्स एंड लॉज की बात तो की ही नहीं। इट डाउन प्लेस कॉपरेशन एंड मोरालिटी अकॉर्ड इम्पोर्टेंस टू इट। टिकनर, व्हाई डज दिस perception arise? ऐसा हुआ क्यों? According to Tickner, this perception arises because traditional international politics has historically been dominated by men. ट्रेडिशनल जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी वो हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आदमी ही उसे जो है रूल करते थे। कंसिक्वेंटली कॉन्सेप्ट सच एज पावर एंड डोमिनेंस हैव बिकम सेंट्रल विद इट। जहाँ पर भी पावर और डोमिनेंस का नाम लिया जाता था हमेशा इमेजिन किया जाता था दैट इट इज रिलेटेड टू अ मैन। शी सजेस्टेड द ग्रेटर एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन कॉपरेशन। उनका मानना था कि पावर और डोमिनेंस को छोड़ो, सबसे ज़रूरी होना चाहिए कॉपरेशन, एथिक्स, ह्यूमन सिक्योरिटी विद इन द रियलम ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। कोऑपरेशन ज़रूरी है, आपके एथिक्स क्या क्या है, आपकी ह्यूमन सिक्योरिटी, आप इंसान के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में क्या सोचते हो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को मद्देनज़र रखते हुए। नियो रियलिज्म, स्ट्रक्चरल रियलिज्म। नियो रियलिज्म इमर्ज्ड इन द लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के लेटर हाफ में ये इंट्रोड्यूस हुआ। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज स्ट्रक्चरल रियलिज्म। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द प्राइमरी determinant of international politics is the structure of international system. की concepts हैं कुछ। The international system is anarchic। ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये points आप इनको दोबारा देख लेना, ठीक है। अब आते हैं in its Walt's contribution to neorealism. In Kenneth Waltz is a leading theorist of neorealism. His renowned book is Theory of International Politics 1979 में उन्होंने लिखी है। वर्ड्स के कुछ की आइडियाज़ थे। टू कॉम्प्रिहेंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वन मस्ट एनालाइज इट एज अ सिस्टम लेवल। उनका कहना है भी इसको इंडिविजुअल और स्टेट लेवल को छोड़ो, इसको सिस्टम लेवल पर लेके चलो, इसको इंटरनेशनल लेवल को मद्देनज़र रखते हुए देखो। द इंटरनेशनल सिस्टम इज़ अनार्किक। ये अनार्किक सिस्टम है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट इज़ टू मेंटेन देयर सिक्योरिटी। भाई सभी अपनी स्टेट की सिक्योरिटी, अपनी नेशन की सिक्योरिटी के लिए जाते हैं। द बैलेंस ऑफ पावर इज़ ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। बैलेंस ऑफ पावर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। कंक्लूजन कुछ निकला है। रियलिज्म कंट्रीब्यूट्स अ सिग्निफिकेंट थ्योरी विद द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस थ्योरी प्लेसेस द अटमोस्ट एम्फेसिस ऑन पावर, नेशनल इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी। E.H. Carr, Hans Morgenthau were instrumentally developing the classical realism. Kenneth Waltz further advanced this framework through the development of neorealism. Through realism possesses certain limitations, it nevertheless remains a vital perspective for understanding international politics. और यहीं पर आपका यूनिट 2 का लेसन 2 ख़त्म होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद लेसन 3, लिबरलिज्म एंड नियो लिबरलिज्म। लिबरलिज्म जो है वो एक सिग्निफिकेंट थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। दिस थ्योरी possesses that international politics is not solely a realm of conflict and power politics. ये कहता है कि भी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो कॉन्फ्लिक्ट और पावर का ही नहीं बल्कि कोऑपरेशन का भी पॉसिबिलिटी है। अकॉर्डिंग टू लिबरल आइडियोलॉजी स्टेट्स कैन मेंटेन पीस, स्टेट्स मेंटेन पीस को कर सकते हैं एंड स्टेबिलिटी थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड ट्रेड एंड इंस्टीट्यूशन। कोऑपरेशन, ट्रेड और इंस्टीट्यूशन की मदद से वो एक दूसरे के साथ स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रख सकते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरलिज्म इज़ टू इस्टेब्लिश पीस। लिबरलिज्म का एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि भाई वो हर जगह पे पीस मेंटेन करके रखे, इनहेंस इंटरनेशनल कोऑपरेशन, प्रमोट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। ये इनका सबसे बड़ा एक मोटिव है। दिस थ्योरी इज कंसिडर्ड टू बी एंथियस्ट्स ऑफ रियलिज्म एज रियलिज्म एम्फसाइजेज पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। रियलिज्म जो है वो पावर और कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करता है। लिबरलिज्म कॉपरेशन और इंस्टीट्यूशन को जो है रिप्रेजेंट करता है। भी रियलिज्म का मानना है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पावर और कॉन्फ्लिक्ट से ही मतलब है, पावर और कॉन्फ्लिक्ट ही इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है। लेकिन लिबरलिज्म कहता है कि भाई अगर आप कंट्रीब्यूशन और कॉपरेशन और इंस्टीट्यूशन को अपना ले
तो आप जो है वो पीस और स्टेबिलिटी ला सकते हैं, और यही लिबरलिज्म करना चाहता है, पीस और स्टेबिलिटी लाना कोऑपरेशन के द्वारा, ट्रेड के द्वारा, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। लिबरल्स आर थिंकर्स एंड स्कॉलर्स हु बिलीव, लिबरल्स वो लोग होते हैं, वो स्कॉलर्स होते हैं जिनका मानना है ह्यूमन नेचर इज़ फंडामेंटली कोऑपरेटिव एंड रेशनल। इनका कहना है भी ह्यूमन नेचर है ना वो कोऑपरेटिव और रेशनल है, यानी कि वो कोऑपरेटिव और रेशनल होकर ही सभी डिसीजंस लेते हैं। कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स इज पॉसिबल, कोऑपरेशन पॉसिबल है बिल्कुल। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी। वो कह रहे हैं कि भाई पीस और स्टेबिलिटी वो कर सकते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं। डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन रिड्यूसेस द लाइकलीहुड ऑफ वॉर। अगर आपके पास डेमोक्रेसी है, आपके पास डेमोक्रेसी अगर आपकी कंट्री के अंदर है, अगर आप कोऑपरेशन के अंदर बिलीव करते हैं तो आप वॉर हो ही नहीं सकता। प्रोमिनेंट लिबरल थिंकर्स हैं जैसे जॉन लॉके, एडम स्मिथ, इमैनुअल कांट and Woodrow Wilson. Okay, these thinkers played a pivotal role in developing the ideology of liberalism. हाँ जी, हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन। लिबरलिज्म इवॉल्व ड्यूरिंग द 17th and 18th century। 17th और 18th century के दौरान लिबरलिज्म आया। दिस आइडियोलॉजी इज क्लोजली लिंक्ड टू द एनलाइटमेंट मूवमेंट। एनलाइटमेंट मूवमेंट के बिल्कुल करीब है। दिस मूवमेंट प्लेस्ड अ ग्रेटर एम्फेसिस, ये जो मूवमेंट है एनलाइटमेंट मूवमेंट, ये कहती है, इन्होंने सबसे बड़ा एक एम्फेसिस किया है लिबर्टी, इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स पर। 17th और 18th centuries के दौरान जो है ह्यूमन राइट्स, लिबरलिटी और इक्वलिटी को जो है इंट्रोड्यूस किया गया। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द अमेरिकन रेवोल्यूशन ऑल्सो सर्व्ड टू reinforce liberal ideas. Liberalism in international politics. The influence of liberalism grew significantly following the First World War. Liberalism जो है First World War के दौरान आने लग गया। US President Woodrow Wilson proposed several measures aimed at achieving international peace. Woodrow Wilson ने काफ़ी कुछ मेजर्स लिए इंटरनेशनल पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए। ही एडवोकेटेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीग ऑफ नेशंस, उन्होंने लीग ऑफ नेशंस बनाया, ठीक है। इकोनॉमिक लिबरलिज्म एडवोकेट्स फ्री ट्रेड एंड ओपन मार्केट। यहाँ से फ्री ट्रेड और ओपन मार्केट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस परस्पेक्टिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन रिड्यूसेस द लाइकलीहुड ऑफ वॉर। अगर इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, अगर कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है तो वॉर का होना काफ़ी ज़्यादा कम है। की कंसेप्ट्स, इंक्रीज्ड ट्रेड अमंग नेशंस फोस्टर ग्रेटर म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। अगर नेशंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे तो वो वॉर नहीं होगा, वहाँ से जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। व्हेन कंट्रीज आर इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट दे टेंड टू अवॉइड वॉर। अगर वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है तो वॉर हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल आप हैं और आपका पड़ोसी है, ठीक है, आप अपने पड़ोसी से दूध लेते हैं और आपका जो पड़ोसी है वो आपसे क्या ले सकता है, आपसे फॉर एग्जांपल आपकी कार, उनको कभी ज़रूरत पड़ती है तो आपकी वो कार लेते हैं। अब बीच में कभी लड़ाई हो गई दोनों की, ठीक है, लड़ाई हो गई छोटी सी बात पर। अगले दिन आपके पास ऑप्शन है, या तो आप वहाँ से दूध लेना बंद कर देंगे और वो आपसे कार लेना बंद कर देंगे, या फिर उस बात को भूलकर आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आप सबसे ज़्यादा क्या करोगे? अब आपको दूध की ज़रूरत है, दूध के बिना नहीं रह सकते हो आप, तो आप अगले दिन उस चीज़ को भूल कर आगे बढ़ोगे। यही चीज़ ये कहना चाहते हैं कि जब दो कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं और क्योंकि वो अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ अपने रिलेशंस ख़राब नहीं कर सकते, तो वहाँ से क्या होगा? वॉर नहीं होगा, ठीक है। इकोनॉमिक लिबरलिज्म प्रमोट्स ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड। की थिंकर्स कौन है? एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो। पॉलिटिकल लिबरलिज्म emphasizes democracy and individual liberty. According to this perspective, democratic nations are less likely to wage war against one another. इनका कहना है कि डेमोक्रेटिक नेशंस जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा कम वॉर करेंगी, बहुत ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होगी वॉर होने की। कोर आइडियाज़ क्या है? डेमोक्रेसी फोस्टर्स पीस, डेमोक्रेसी से पीस आएगी, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक। ऐसा क्यों है? क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो अपनी पब्लिक के लिए सोचेगी, ठीक है, और अगर वो अपनी पब्लिक के लिए सोचेगी तो वॉर होने ही नहीं देगी।
क्योंकि जब भी किसी कंट्री के अंदर वॉर होता है वो कंट्री जो है 100-200 साल पीछे चली जाती है वॉर की वजह से। Consequently, they exercise caution when making decisions regarding such as war. War करने से पहले वो बहुत सारे उनको क्वेश्चंस लेने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, वो उस चीज़ को अफोर्ड कर पाएंगे भी नहीं कर पाएंगे, ये सब चीज़ें उनको देखनी पड़ती हैं। ओल्ड एंड न्यू लिबरलिज्म। ओल्ड लिबरलिज्म दिस इमर्ज ड्यूरिंग द 18th and 19th century. Its primary focus was on individual liberty, limited government and free trade. उनका था कि भाई इंडिविजुअल तो लिबर्टी हो, ठीक है, लिमिटेड गवर्नमेंट रहे और ट्रेड सबका फ्री हो। इट पोजिटेड दैट द मार्केट एंड सोसाइटी आर केपेबल ऑफ अचीविंग इक्विलिब्रियम ऑन देयर ओन। मार्केट और सोसाइटी को इक्विलिब्रियम में लाया जा सकता है लिबर्टी के थ्रू। न्यू लिबरलिज्म कहता है, इसे 20th सेंचुरी के दौरान जो है इंट्रोड्यूस किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू द गवर्नमेंट शुड प्ले एन एक्टिव रोल इन फोस्टरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये कहता है कि गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। न्यू लिबरलिज्म एडवोकेट्स फॉर सोशल जस्टिस एंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेलफेयर स्टेट। न्यू लिबरलिज्म जो है सोशल जस्टिस के ऊपर और कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट के ऊपर जो है वो एडवोकेट करता है, उस चीज़ को सपोर्ट करता है। लिबरलिज्म एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। लिबरलिज्म एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन। लिबरलिज्म आपको बताता है कि कोऑपरेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है और इसको करने से कितने फ़ायदे हो सकते हैं, एंड द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन विद इन द नेशनल पॉलिटिक्स। इट मेंटेन्स दैट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है पीस मेंटेन करने में, जैसे यूनाइटेड नेशंस है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक है। ये तीनों ऐसी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने में मदद करती है। Liberalism persists that international institutions facilitates the peaceful resolution of disputes between states. Liberalism persist करता है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वो पीसफुल रेजोल्यूशन को दो स्टेट्स के बीच में ला सकते हैं। कोर टेनेट्स ऑफ लिबरलिज्म। द लिबरल थ्योरी इज अंडरपिन्ड बाय सेवरल की assumptions। अब इसके कुछ की assumptions भी है। पहला, ह्यूमन नेचर इज़ फंडामेंटली कोऑपरेटिव। भाई इनका मानना है कि ह्यूमन नेचर फंडामेंटली कोऑपरेटिव है। कोऑपरेशन इज अचीवेबल विद इन द टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। डेमोक्रेसी प्रमोट्स पीस। इकोनॉमिक कोऑपरेशन रिड्यूसेस द लाइकलीहुड ऑफ वॉर। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कंट्रीब्यूट्स द मेंटेनेंस ऑफ ग्लोबल स्टेबिलिटी। ग्लोबलाइजेशन इनहेंसेस इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अब कुछ क्रिटिकल इवेल्युएशन है। लिबरलिज्म हैज़ ऑल्सो बीन सब्जेक्टेड टू वेरियस क्रिटिसिज्म। इसके बीच कुछ क्रिटिसिज्म आए हैं, जैसे दिस थ्योरी कैन बी कंसिडर्ड टू बी ओवरली आइडियलिस्टिक। अब ये कह रहे हैं कि भाई कुछ ज़्यादा ही आपने ना मन घड़त कुछ भी बोल के बता दिया है, क्योंकि इतना पॉजिटिव, इतना आइडियलिस्टिक कोई नहीं होता है। इट डाउन प्लेस द रियलिटीज़ ऑफ पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट। पावर और कॉन्फ्लिक्ट की रियलिटी को नहीं यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है। ये सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो हर जगह पर ट्रू नहीं होती है, बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि ये ट्रू हो, सिर्फ उन्हीं को जो है आइडियलाइज करके दिखाया गया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आर ऑफन इनइफेक्टिव। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादातर इनइफेक्टिव होते हैं, काम में नहीं आते हैं। डिस्पाइट इकोनॉमिक कोऑपरेशन कॉन्फ्लिक्ट्स परसिस्ट अमंग मैनी नेशंस। कोऑपरेशन होने के बावजूद भी बहुत सारी जगह पर जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जैसे पहला और दूसरा फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। Liberalism is a significant theory within international relations. This theory encompasses, ये जो थ्योरी है वो कोऑपरेशन, डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। लिबरलिज्म का कहना है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग ग्लोबल पीस, ऑल्दो इट हैज़ सर्टेन लिमिटेशंस। दिस थ्योरी रिमेन्स वाइटल फॉर अंडरस्टैंडिंग द मॉडर्न ग्लोबल पॉलिटिक्स। और यहीं पर हमारा यूनिट 2 का लेसन 3 कंप्लीट होता है, ठीक है, और यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिखो, आपके हर एक डाउट को जो है सोल्व किया जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको सब कुछ समझ आया है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर लेना। ये हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ की दूसरी ही वीडियो है, तीसरी वीडियो जिसके अंदर हम यूनिट 2 के लेसन 4, 5, 6 को डिस्कस करने वाले हैं, वो जल्द ही आ जाएगी। और अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।
All the best for your exam.